तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें नया सेक्शन है, चैप्टर तो वही चल रहा है अभी, लीनियर कॉन्ग्रुएंस पे ही। तो डिविजिबिलिटी थोड़ा सा और एडवांस करते हैं। लीनियर कॉन्ग्रुएंस, और इससे हम वो क्वेश्चंस भी आसानी से कर पाएंगे जो हमें बचपन में बड़े टफ लगते थे। इसकी जरूरत क्यों हुई होगी, मतलब आखिर इस तरह के क्वेश्चंस की क्या जरूरत पड़ी होगी? तो आप लोगों ने ऐसी कहानियां सुनी हैं, ये मतलब कहानियां क्या, वो प्रश्न रहे हैं। ऐसे प्रश्न ब्रह्मगुप्त भारतीय गणितज्ञ थे 7वीं शताब्दी में, उन्होंने भी पूछे हुए हैं और कई बार रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स में मिले होंगे। उसी का एक एग्जाम्पल मैंने एक बार पूछा भी था, आप लोगों ने कईयों ने जवाब दिए कि कुछ चोर हैं, उन्होंने कुछ चुराया और जब बांटने लगे लास्ट में तो देखा कि भाई सबको बराबर बांटने के बाद एक या दो बच जा रहा है कुछ आइटम। तो फिर उन्होंने एक आदमी को मार दिया, वो सभी अपराधी थे, और फिर उन्होंने दोबारा बांटा आप सबको, तो अब इस बार दो बचे। या इस तरह से 2-3 राउंड के बाद, या 2 या 3 राउंड के बाद फिर फाइनली बराबर बराबर बट गया। तो बताओ उन्होंने कम से कम कितने सिक्के लूटे होंगे, या कितना धन लूटा होगा, या कुछ भी जोड़ सकते हैं। क्या ऐसे प्रश्न सुने हैं आप लोगों ने कभी? सर। अच्छा। आप उसमें कुछ भी जोड़ सकते हैं, गाय भैंस। उस समय जो संपत्तियां थी वो जानवर भी बड़ी संपत्ति हुआ करते थे। आप सिक्कों में भी, उसे सोने के सिक्कों में भी बना सकते हैं सवाल कि भाई इतने इतने थे, 17 लोग थे और उन्होंने खजाना लूटा, जब सबको बराबर बांटा तो 3 सिक्के रह गए। तो उन्हें यार तो झगड़ा हो रहा, तो उन्होंने क्या किया कि एक को मार दिया, अब बचे 16 अपराधी। उन्होंने फिर बांटा तो अब फिर रह गया कुछ, उन्हें एक को और मार दिया, अब तीसरी बार बराबर बढ़ गया। तो क्या ऐसी कहानियां इन जनरल बचपन में बातचीत में या कहीं किसी किताब में ऐसा पढ़ा हो आपने? तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग ये सीखेंगे। तो लीनियर कॉन्ग्रुएंस की मदद से अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, मेथड सीखते हैं पहले। तो अगर आपको लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन के सॉल्यूशन याद हैं, तो आपको लगेगा हम लीनियर कॉन्ग्रुएंस को लीनियर डाइफेंटाइन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आपने एक इक्वेशन ली, लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या हुआ, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax congruent to b मॉड्यूलो n। ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड लीनियर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्या है कहेंगे तो ये हो गया। क्या ऐसा पढ़ा है कहीं? लीनियर इक्वेशन के तौर पर नहीं पढ़ा था यार, कॉन्ग्रुएंस तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग ज्यादातर। मैं मान लेता हूं कि इसका कोई सॉल्यूशन है, कोई एक्स नॉट, लेट एक्स नॉट बी इट्स सॉल्यूशन। तो फिर ये सेटिस्फाई करेगा, तो ए एक्स नॉट माइनस कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन, पहले इतना लिख लेते हैं, ऐसे आएगा। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, एन डिवाइड्स ए एक्स नॉट माइनस बी, ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं? यस सर। अच्छा, तो फिर ए एक्स नॉट माइनस बी एन टाइम्स सम वाई नॉट लिखा जा सकता है, और सम वाई नॉट कोई इंटीजर होगा। तो इसका मतलब ए एक्स नॉट माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू बी लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन हो गई या नहीं, ए एक्स प्लस एन वाई टाइप का, दिस इंप्लाइज
x naught y naught is a solution of linear Diophantine इक्वेशन। आप ऐसे ले लो ना, ax माइनस एन वाई कुड बी, तो उसका सॉल्यूशन है या नहीं फिर ये? यस सर। तो बेसिकली लीनियर कॉन्ग्रुएंस की इक्वेशन जो होती है उसे सॉल्व करने का मतलब इस लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करना। अब क्योंकि लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो यहां पर हमारे लिए चीजें आसान होंगी। क्या मैं इतना समझा पाया बाकी लोगों को भी? यस सर। तो अब आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा सॉल्यूशन के मामले में। कॉन्ग्रुएंस जब आप पढ़ते हैं तो दो सॉल्यूशन अगर कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में, तो वो यहाँ दो नहीं माने जाते बच्चों, एक ही माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, तो हमने बेसिकली इसे सॉल्व करना है, मतलब एक तरह से अब ये आ गया। तो यहाँ पर कैसे लिखूं इसको? It is to be noted, it is to be noted that two solutions of Ax congruent B modulo n string, which are congruent space पे modulo n will be treated equal, ब्रैकेट में, इवन दो ये मॉड्यूलो n पर इक्वल है, even though they are not equal in the usual sense। आप इस लाइन को याद रखिएगा। हाँ, यूजुअल सेंस। ऐसा करते हैं, मैं एग्जांपल से समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कॉन्ग्रुएंट जब आप लेते हैं बच्चों, तो जैसे लेट 3x कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड्यूलो 12 है, मैं बुक का ही वो ले रहा हूं ये। सो x इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन, है या नहीं? यस सर। अच्छा, x इक्वल टू -9 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। मैं बुक से ही लिख दे रहा हूं सीधे, आप लोग सोचो है या नहीं। हम्म, अरे -27 -36 12 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं? यस सर। -9 सॉल्यूशन है, सबको क्लियर हो रहा है ना? किसी को डाउट है तो बोलिएगा। अच्छा, क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं? 3 कॉन्ग्रुएंट टू -9 मॉड्यूलो 12, क्या ये सही है? यस सर। यस सर। सो बोथ द सॉल्यूशन विल बी ट्रीटेड इक्वल। ये अलग अलग सॉल्यूशन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये दोनों सॉल्यूशन आपस में कॉन्ग्रुएंट है। सो both the solutions will be treated equal।
यहाँ पर इक्वल का मतलब जो कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे आपस में वो अलग सॉल्यूशन नहीं माने जाते बच्चों। तो फिर अगर कभी किसी ने पूछा कि यार AX कॉन्ग्रुएंट B मॉड्यूलो N ये है और इसके मान लो k सॉल्यूशन है टोटल, k कोई नेचुरल नंबर है, इस इक्वेशन के k सॉल्यूशन है, इसका मतलब बच्चों वो जो k सॉल्यूशन आए हैं ना वो सब आपस में एक दूसरे के इनकॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे कोई भी दो सॉल्यूशन आपस में। डिफरेंट सॉल्यूशन का क्या मतलब है कॉन्ग्रुएंस में, क्या मैं समझा पा रहा हूं? यस सर। लीनियर कॉन्ग्रुएंट इक्वेशंस में डिफरेंट सॉल्यूशन का मतलब दो सॉल्यूशन डिफरेंट तब माने जाते हैं जब वो दोनों सॉल्यूशन आपस में इनकॉन्ग्रुएंट हो। तो पहले कॉन्ग्रुएंट होना समझिए फिर इनकॉन्ग्रुएंट समझिए। कॉन्ग्रुएंट आप जानते हैं ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एन है तो इट मींस एन डिवाइड्स ए माइनस बी, आप लोग ये जानते हैं बच्चों। तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है दो सॉल्यूशन, तो इसका मतलब जो उनका डिफरेंस है ना उन दोनों सॉल्यूशन का उसको एन डिवाइड नहीं करेगा, तब वो आपस में क्या सॉल्यूशन माने जाएंगे? इनकॉन्ग्रुएंट। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कभी मेरे पास ऐसा लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है AX कॉन्ग्रुएंट B मॉड्यूलो n पर और सपोज मेरे पास k डिफरेंट सॉल्यूशन है, तो ये जो k सॉल्यूशन है इनमें से कोई भी दो सॉल्यूशन आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होंगे तब इनकी संख्या k, वरना ये जो सॉल्यूशन 3 और -9 निकाल रहे हैं आप समझ रहे हैं ऐसे कितने निकाल देंगे हम? अरे भाई 3 और -9 को अगर सेम अलग अलग सॉल्यूशन मानोगे तो क्या 3 और -9 ही रख सकते हैं इसमें या और भी रख सकते हैं, सोच रहे हो? हाँ बच्चों, आप लोग ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं, क्या बात नहीं समझ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? हेलो, समझ आ गया सर। ऐसे कितने सॉल्यूशन होंगे पूछा है फिर मैंने इस इक्वेशन के। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। एक मिनट, हाँ ये चार्ज पता नहीं चार्ज है। हेलो, आपको स्क्रीन दिख रही है बच्चों? यस सर, स्क्रीन दिख रही है पर Yes, लिखा sir. नहीं गया। ये बहुत छोटा नहीं दिख रहा है? यस सर। तो अपने आप ही हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। बीच में नेट चले गया था क्या? आवाज नहीं आ पा रही थी आप लोगों की। एक मिनट, थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने एक एग्जांपल लिखा है आपके सामने। 3x is congruent to 9 modulo 12, ये लीनियर इक्वेशन है। तो मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि क्या x इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन सकता है, सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर। और x इक्वल टू -9? यस सर। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या यही दो सॉल्यूशन हो सकते हैं या आपको लगता है और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं? और भी हो सकते हैं सर। आप बेसिकली अगर ऐसे ढूंढेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे बच्चों, क्योंकि आप 12 डिवाइड्स 3x - 9 ना, तो 3x - 9 इक्वल टू 12 लैम्डा आएगा या नहीं? Yes, sir. x इक्वल टू 9 प्लस 12 लैम्डा अपॉन 3, लैम्डा रखते जाएंगे बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी आपको।
मतलब ओवरऑल वो सॉल्यूशन मिलेंगे जो 3 से डिवाइड हो जाए, ऊपर न्यूमरेटर ऐसा बन जाए, इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाएंगी भाई। एक्स इक्वल टू ये हो गया 3 + 4 लैम्डा ना, और लैम्डा आप इंटीजर ले रहे हैं। अब आप खुद ही समझ जाइए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे ना ऐसे। तो बेसिकली लीनियर कॉन्ग्रुएंस अगर कोई भी इक्वेशन उठाएं तो इस आधार पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे आपको। लेकिन हमने बहुत सारे नॉन ट्रिवियल केसेस हटाने की कोशिश की, तो हमने देखा जो नंबर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं उनको डिफरेंट मानने का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पर 3 और -9 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये आपको इस रिलेशन से दिख रहा होगा ना। यस सर। तो जो सॉल्यूशन कॉन्ग्रुएंट होंगे उनको डिफरेंट नहीं माना जाएगा, उनको इक्वल माना जाएगा। तो डिफरेंट सॉल्यूशन का मतलब, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये लिखा हुआ है, कभी अगर मेरे पास लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन है Ax कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड्यूलो n और उसके k सॉल्यूशन है, अगर ऐसा लिखा हुआ है, इट मींस ये जो k सॉल्यूशन है इनमें कोई भी 2 सॉल्यूशन उठाइए वो आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्या मैं आप समझा पा रहा हूं क्या कह रहा हूं? यस सर। हाँ, तो मैं इस बात को लिखा भी देता हूं बच्चों भी, ये नोट्स में जरूरी चीज है। When we say that Ax congruent to B modulo n has k solutions, मान लो, it means any 2 solutions out of k will be incongruent, तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्या ये पूरी बातचीत हर बच्चे को अच्छी तरह समझ में आ गई है या नहीं आई है, मैं ये जानना चाहता यस सर। हूँ। ठीक, तो Yes. अब हाँ बच्चों, तो यहाँ से एक सवाल उठता है दिमाग में, अब कभी भी कोई लीनियर इक्वेशन सिस्टम हमारे पास होगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसके कितने सॉल्यूशन है। तो अब उसके लिए एक थ्योरम होगी हमारे पास, अब उस थ्योरम की बात करते हैं। The linear congruence equation Ax congruent to B modulo n has a solution if and only, ये नेसेसरी और सफिशिएंट दोनों ही होंगे। ठीक है, अगर इफ एंड ओनली इफ आपके पास है कि d डिवाइड्स b, वेयर d क्या है, जीसीडी ऑफ a एंड n। इफ d डिवाइड्स b, अगर एक जानकारी और है इसके अलावा, पहले तो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा ये वाली बात है, और कितने सॉल्यूशन है ये भी पता लग जाएगा। अगर d b को डिवाइड करता है देन इट हैज d, संख्या में भी d म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस मॉड्यूलो n। तो ये प्रूव करना है, कुछ नहीं, a और n का जीसीडी देख लीजिए। अगर d है
और अगर वो डी बी को डिवाइड करता है तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। पहले तो एग्जिस्टेंस है तभी सॉल्यूशन मिलेगा, कन्वर्स भी सही है, सॉल्यूशन होगा तो तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। और ठीक, और दूसरा जो डी है ना, वो डी जितना भी आ रहा है उतने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है। ठीक, तो अब बच्चों ये बता दो, अगर कभी ए और एन रिलेटिवली प्राइम हो गए तो फिर क्या होगा? ए और एन रिलेटिवली प्राइम हो गए तो जीसीडी यूनिक सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल। ठीक हो गया। अब आपको जो दिया हुआ है AX congruent to B modulo n दे रखा है। तो अभी जो आपने किया था n divides AX minus B, this implies AX not AX minus B equal to NY। तो बेसिकली आपको AX minus NY equal to B के सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। तो लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन पे आ गए अब हम, ये मैंने अभी बात की थी आपसे। तो इसके बारे में आपको पहले ही पता है कि ये किसका जीसीडी देखना है इनमें। ए और एन का जीसीडी जो आएगा वो बी को डिवाइड करेगा, यही था या नहीं? वहां भी क्या था, वहां सिंबल थोड़े बदले हुए थे। AX प्लस बी वाई इक्वल टू सी लिखा था ना आपने, तो जीसीडी ऑफ ए बी अगर डी था तो डी डिवाइड सी लिख रहे थे या नहीं आप? ऐसा था Yes, sir. में। तो उस हिसाब से यहाँ ठीक है ये जो लिखा हुआ है, जीसीडी ऑफ ए और एन अगर डी है तो डी डिवाइड्स बी होगा। ये आप जानते हैं ना, मैंने करा भी रखा है लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन में, तो उसे देखिए आप, तो उसे आप समझ जाएंगे कि अच्छा हाँ ये तो वही चीज है। हमने ये भी कहा था इफ एक्स नॉट वाई नॉट इज एनी सॉल्यूशन, आपको याद है पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाए तो ऑफ इक्वेशन 1, then other solutions will be हाँ बच्चों, x इक्वल टू x नॉट प्लस n अपॉन d इंटू टी, ऐसा था। y इक्वल टू y नॉट या माइनस था, लेकिन वहां ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। याद है x के लिए b था, y के लिए a था, अब b की जो n है मतलब यहां पर Yes, sir. t आप इंटीजर लेंगे। बेसिकली ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो बच्चों ये प्रूफ करना, इक्वेशन 1 से आगे का जो है वो लीनियर डायफेंटाइन को कॉपी करना है। तो जो लीनियर डायफेंटाइन मैंने पढ़ाया है वो देखिएगा। ये आपको टोटल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे उसमें। अब डी पे अगर आप कर रहे हो तो डी से नीचे जैसे आप मॉड्यूलो करते हैं ना बच्चों, आप ऐसे समझिएगा, थोड़ा सा रफ वर्क मैं बता रहा हूं। आप जब मॉड्यूलो 5 करते हैं, जैसे इंटीजर्स में करते हैं, मॉड्यूलो 5 पे ले लेते हैं हम चीजों को, तो आप ये जानते हैं ना कि 0 1 2 3 4 तक कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर वही रहेगा। लेकिन इससे आगे के जितने नंबर होंगे वो सब फिर इन्हीं में से किसी एक के कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे? Yes, sir. Yes, sir. आप 6 ले लोगे तो मॉड्यूलो 5 पर वो 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, 7 ले लेंगे 2 के कॉन्ग्रुएंट होगा, 8 ले लेंगे 3 के, एंड सो ऑन, कोई भी ले लीजिए।
तो मैं यहाँ भी उसी बात को कहना चाहूंगा कि मैंने डी पे अगर ले रखा है चीजें, जीसीडी डी ले, तो यहाँ पर अब हम कह सकते हैं कि जो बहुत सारे डी के बेस पे आ रहे हैं, तो टी 0 1 2 3 अप टू डी -1 तक जितने भी होंगे वो सब इनकॉन्ग्रुएंट होंगे, और अगर डी से ऊपर का कोई उठाएंगे तो वो इन्हीं में से किसी के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। मतलब अमंग द वेरियस इंटीजर्स, ऐसे मान लीजिए satisfying the first of these formulae फॉर्मूलाज भी लिखा हुआ मिलेगा, हाँ कई बार। कंसिडर दोज which occur when t takes the successive value t equal to 0 1 2 3 up to d पे ले रहे हो तो d -1। ये है, तो वो बनेंगे क्या फिर उस समय? अगर टी ये ले लोगे तो टी 0 ले लेंगे, तो देखिए प्लीज क्या बना ऊपर, एट्स नॉट, फिर एट्स टी 1 ले लिया आपने तो एट्स नॉट प्लस एन अपॉन डी, यहां पर रखिएगा ये। अगला ले लीजिएगा एट्स नॉट प्लस 2n अपॉन डी, ये सब सॉल्यूशन आएंगे, और एट्स नॉट प्लस डी -1 टाइम्स एन अपॉन डी। ठीक हो गया, ये सॉल्यूशन बनेंगे अगर टी की वैल्यू ये रखते हैं आप। टी डी से कम रखना है, डी से 0 से। ठीक हो गया। अब ये जो जितने भी ये सॉल्यूशन हैं ये आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये मैं कह रहा हूं तो मुझे प्रूफ करना चाहिए कि ये होंगे, तो मैं क्लेम कर रहा हूं यहां पर, मेरा दावा ये है, these solutions are incongruent modulo n। तो इसका प्रूफ भी होना चाहिए फिर ये है, तो इनमें से कोई दो उठा लेते हैं। एट्स नॉट प्लस एन अपॉन डी टाइम्स t1 मान लेते हैं, कोई एक टी की वैल्यू t1 रखे, एंड दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू एट्स नॉट प्लस एन अपॉन डी टाइम्स कोई t2 रख लीजिए, इसके कॉन्ग्रुएंट है मान लेते हैं मॉड्यूलो n पर। तो कोई दो, देखिए क्या इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा, जहां t1 और t2 क्या होंगे, टी की वैल्यूज हैं वो, तो t1 और t2 दोनों कहां से कहां के बीच होंगे बच्चों, 0 से लेके ये टी की वैल्यूज कहां से कहां तक हैं, जरा ऊपर देखिए तो टी ये है, हेलो, ये समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। तो Yes, sir. t1 t2 इन्हीं में से कोई है। चलो ठीक हो गया, दोनों साइड एच नॉट तो गायब ही हो जाना है, ये रहना है n अपॉन डी टाइम्स t1 कॉन्ग्रुएंट टू n अपॉन डी टाइम्स
T2 मॉड्यूलो n, ये आपके पास रहेगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये जो n अपॉन डी कॉमन है उसमें और n में कॉमन क्या, जीसीडी क्या आ जाएगा? n अपॉन डी, तो AC congruent to AD मॉड्यूलो n, तो GCD ऑफ AN मान लो D है, तो उससे डिवाइड किया जा सकता था, याद है? रे आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, कहा था मैंने कॉन्ग्रुएंस को, इक्वेशंस को। तो कैसे कैंसिल किया जा सकता है? जिसको कैंसिल किया जा रहा है उसका और n का जो GCD है वो देख लीजिए, उससे डिवाइड कर लेंगे। तो फिर क्या आता था, याद आ रहा है आपको? D से डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड, तो AC अपॉन डी कॉन्ग्रुएंट टू, अच्छा डी मत लिखो यार इसको, के के लिख लो, तो AD अपॉन के, और यहाँ मॉड्यूलो n अपॉन के। क्या ऐसा लिखाया था मैंने कभी? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर अब आप देखिए, जो जेसीडी है वो n अपॉन डी दोनों तरफ दिख रहा है, तो कैंसिल किया जा सकता है। इस रिलेशनशिप को जो मैंने राइट साइड लिखा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 आ जाएगा, और मॉड्यूलो कितना आ जाएगा बच्चों? ध्यान से सोचो। राइट साइड मैंने सारा बता रखा है आपको, तो बताइए क्या आना चाहिए? मॉड्यूलो डी। मॉड्यूलो डी। क्या ये सही है? तो इसका मतलब हुआ कि D डिवाइड्स T1 माइनस T2, ठीक है ना? हेलो, यस सर। Yes, sir. क्या पॉसिबल है T1 और T2 दोनों D से छोटे, नो सर। तो उनका डिफरेंस इम्पॉसिबल। तो फिर सो आवर अज्यूमशन वाज रॉन्ग। क्या अज्यूमशन था बच्चों हमारा? हमारा अज्यूमशन The solutions are incongruent. हाँ, ये ले रखा, तो सब इसका मतलब ये सब सही है। दीज सॉल्यूशंस, ये ऑल दीज सॉल्यूशंस आर इनकॉन्ग्रुएंट, हेंस all these solutions are incongruent। तो कभी भी अगर आप ये सॉल्व करें लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन, तो आपको ये कहा था जैसे कि A और N का जो JCD है D आ रहा है, तो D से नीचे 0 से लेकर D-1 तक के जितने सॉल्यूशन आएंगे बच्चों, वही सॉल्यूशन है बस, क्योंकि आगे के जितने भी नंबर हैं वो सब फिर अब इन्हीं में से किसी एक के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये तो ठीक हो गया, हमने ये दिखा दिया, ये आधा पार्ट हमने कर लिया अभी। देखिएगा प्लीज, ये थे और इसके जो सॉल्यूशंस हमने लिए थे शुरू के D सॉल्यूशंस जो हमारे आए थे x0 प्लस j, 0 से लेकर D-1 तक, ये सब इनकॉन्ग्रुएंट आ गए, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं D से कोई बड़ी वैल्यू रख दूं तो वो इन्हीं में से किसी एक के कॉन्ग्रुएंट आएगा। ये वैसा ही है जैसा अभी मैंने एग्जांपल में मॉड्यूलो 5 में आपको कहा था कि 7, 8, 9, 10 जो होंगे वो छोटे नंबरों में से किसी एक के कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो अब मैं उस बात को करता हूं। फिर दूसरा क्लेम मेरा है इसमें,
कोई अगर और सॉल्यूशन रखते हैं आप, एनी अदर सॉल्यूशन? H naught plus n upon d times t is congruent modulo n to one of the d integers listed above. बच्चों मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? जो ऊपर जो सॉल्यूशन आए, अगर आप टी टी वैल्यू डी से नीचे रखें तब तो सब इनकॉन्ग्रुएंट है, टी टी वैल्यू डी से ऊपर रखेंगे तो इन्हीं में से कोई फिर ये आए। अब हम क्या करेंगे, अब कोई बड़ा ले लोगे तो डिवीजन एल्गोरिथम लगाओ भाई। आप 6 7 को मॉड्यूलो 5 पर करते हो तो डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Using division algorithm, we write t as t equal to q times d plus some remainder। अब रिमाइंडर जो होगा वो d से छोटा होगा और 0 तक जाएगा, ये होगा। हेंस अगर आप x नॉट प्लस n अपॉन डी टाइम t को लिखना चाहें आप, तो आप लिख सकते हैं x नॉट प्लस n अपॉन डी, और टी टी जो आप लिख सकते हैं क्यू डी प्लस आर। आप चाहें तो r को ऐसे भी लिख सकते हैं, d से छोटा होना चाहिए रिमाइंडर, तो d-1 से लेकर 0 के बीच में हो सकता है। इतना तो सब लोग जानते ही होंगे। तो ये कितना आ जाएगा, x नॉट प्लस d से d कट जाएगा एन क्यू प्लस एन डी आर, ठीक, ये इतना आ गया। तो अब अगर मैं x नॉट प्लस n अपॉन डी टाइम्स टी को लिखूं तो कॉन्ग्रुएंस में किस स्टेट कॉन्ग्रुएंट, ये तो n इस नंबर को तो डिवाइड कर ही देगा ना, तो x नॉट प्लस n अपॉन डी आर लिखूंगा या नहीं, मॉड्यूलो आर। और जहां आप आर को क्या कह रहे हैं आप फिर, लो वही आ गया नहीं, आर 0 से d-1 के बीच ही। तो आपका ये जो ये वाला सॉल्यूशन था, जो आप सोच रहे थे टी में बहुत बड़ा ले लूंगा, ये शुरू के कुछ जो d-1 तक थे उन्हीं सॉल्यूशंस में से किसी एक के कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा? Yes, sir. This implies x naught plus n upon d times t is congruent modulo n with one of the solutions x naught plus n upon d r, जहां r 0 से d-1 के बीच है। तो आप अगर कोई भी सॉल्यूशन लेंगे तो कुछ नहीं करना है बच्चों, ध्यान से समझिए, पूरा सॉल्यूशन का समरी समझिए। आप जीसीडी निकालिए ए और एन का, तो जितना आएगा आप वो जीसीडी से समझ जाएंगे कितने सॉल्यूशन होंगे। मुझे लगता है मुझे एक एग्जाम्पल से पहले समझाना चाहिए, थ्योरी शायद हो सकता है बच्चों को टफ लगे। सॉल्व 18 8 to 30 मॉड्यूलो 42, ये
तो क्या इसे छोटा किया जा सकता है, पहले ये बताइए। यस सर। क्या किया जा सकता है? क्वेश्चन को वापस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जीसीडी और डिवाइड कर दे। किसका जीसीडी निकालते हैं, हम चेक करते हैं। 18 और 42। 6, 6 डिवाइड 30, सो तो ये कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दीजिए। 3 8 कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलो 7। अब ठीक है। यस सर। ठीक, मेरे पास ये इक्वेशन हो गई, मुझे इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। तो बच्चों 7 डिवाइड्स 3x minus 5, this implies 3x minus 5 equal to 7y, तो 3x minus 7y equal to 5, मेरे पास ये आ गया। अब कोई एक सॉल्यूशन ट्रायल एंड एरर से ढूंढिए। तो एक्स टी जो क्या रखूं, 1 में तो नेगेटिव आ जाएगा, 2 6 नहीं, एक्स 3 रखूं तो 9 माइनस वाई 0 रखूं तब भी नहीं, 1 रखूं, 4 रखूं, Sir, फोर X4 रखिए। Y1. एक्स 4 रखूं तो 12, हाँ ठीक हो गया। एक्स इक्वल टू 4 एंड वाई इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुई क्योंकि आप एक पर्टिकुलर वैल्यू रख के निकल रहे हैं। सो अदर सॉल्यूशंस विल बी x equal to x naught plus n upon d times t। x naught मतलब 4 प्लस n कितना है बच्चों, So 42. नहीं 7. 7 है हमारे पास, ठीक है ना। अब यहां पर d कितना है, जीसीडी ऑफ a और n यही था, 3 और 7, तो 1 होगा फिर 4 प्लस 70, ये आएगा सॉल्यूशन। तो फिर क्या क्या सॉल्यूशन आएंगे। सर सिर्फ 4 ही आएगा। सर जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिया था ना, 18x is congruent to 30 mod 42, तो सर इसमें जो जीसीडी आया वो 6 आया, इसका मतलब इस हिसाब से हमारे इसमें 6 सॉल्यूशन होने चाहिए। 6 सॉल्यूशन मिलेंगे। लेकिन जब हमने उसको 6 से डिवाइड कर दिया तब तो जीसीडी 1 आया, तो इसमें हमें एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो फिर सर इन दोनों के सॉल्यूशन सेम कैसे हुए? नहीं नहीं, तो मॉड्यूलो 42 में ही रखना चाहिए था फिर मुझे। मॉड्यूलो 42 में ही रखना चाहिए था, मैंने गलती की है मुझे लगता है। इसको आने के बजाय, सॉरी मैं इसको हटा देता हूँ, मुझे लगता है। तो जेसीडी आपके पास 18 और 42 का 6 आया है, 6 30 को डिवाइड करता है, ये बात सही है।
So we have sets incongruent solutions. Solutions modulo 42 पे ही रख 8 सॉल्यूशन x इक्वल टू 4 आपने कहा तो वो क्या ओरिजिनल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है 4 रखेंगे तो 72 माइनस 30 हाँ बाय ट्रायल या बाय इंस्पेक्शन x equal to 4 is a solution. So other solution will be other solutions will be 8 solution plus 42 upon GCD sets times t मतलब 4 plus 70 मॉड्यूलो 42 तो आप टी क्या रखेंगे 0 1 2 3 4 5 क्योंकि सेट्स है आप GCD डी आपका तो डी से कम रखने हैं दिस इंप्लाइज एट्स कॉन्ग्रुएंट टू 4 और अगर आप ये 70 में इसमें रखिए टी की जो 1 रखेंगे तो 11 3 रखेंगे तो नहीं 2 रखेंगे तो 18 इसमें रखते जाइए ना 3 रखेंगे तो 25 4 रखेंगे तो 32 और 5 रखेंगे तो 39 मॉड्यूलो 42 दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस इस कॉम्बिनेशन पे ये सब सॉल्यूशन है मॉड्यूलो 42 में तो वो आसान था जीसीडी अगर सेट से है तो टी की वैल्यू 0 से 5 तक रख दो हो गया सीधे क्या मैं समझा पाया आप लोगों को यस सर Yes, sir. चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं आप लोग ट्राई करें अभी यहीं पर क्वेश्चन है मॉड्यूलो 30 इसी तरीके से चलिए तो बिल्कुल इस मैं आप लोगों को इसके आंसर बता देता हूं आप लोग इसको ट्राई करिएगा x congruent to 9 19 and 29 मॉड्यूलो 30 पर ये 3 आंसर आएंगे इनको देखिएगा 3 आएंगे तो समझ में आ गया होगा यस सर हाँ तो सेम मेथड है बच्चों तो उस मेथड से आपको ये समझ में आ गया कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आपको लीनियर कॉन्ग्रुएंस क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रॉब्लम 4.4 बुक मैंने सॉफ्ट कॉपी दी भेजी थी आपको हो सकता है आपने खरीदी भी हो आप उसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम कुछ तो क्वेश्चन करेंगे इसमें से कुछ और इनको हो सकता है हम दो तरीके से सॉल्व करना अगर दिक्कत आ रही है मैं लीनियर डायफेंटाइन से भी कर देंगे दूसरा हम अब इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे
कि जैसे एच कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो n1, एच कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो n2, एच कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड्यूलो n3। तो फिर ओवरऑल इन तीनों का एलसीएम n1 n2 n3 के प्रोडक्ट के साथ मॉड्यूलो पे कैसे सॉल्व करें क्वेश्चंस, इसको हम लोग एक थ्योरम के नाम से करेंगे, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। डिफरेंट कॉन्ग्रुएंट्स में आप इनको कुछ और नाम भी दे सकते हैं, λ1 λ2। 8 से ज्यादा डिफरेंट मॉड्यूलो हैं, तो ओवरऑल सिस्टम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाता है, और यही एप्लीकेशन है जो मैं अभी हाल कह रहा था कि इतने सब में बराबर बांटो तो 8 बचेगा, फिर 8 को हटा दो फिर बांटो तो 2 बचेंगे, या ऐसा जो भी बोले वो इसी का एप्लीकेशन है बच्चों। तो 8 से ज्यादा कॉन्ग्रुएंट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सिंगल कॉन्ग्रुएंट पे कमांड होनी जरूरी है। तो पहले सिंगल कॉन्ग्रुएंट्स पे आप क्वेश्चन करिए, कल फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। और किसी को कुछ कहना या पूछना है तो बोलिएगा प्लीज। किसी को कुछ पूछना है अभी जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है? नो सर। चलिए ठीक है, फिर इतना ही करते हैं। थैंक यू।